हेलो गाइस, दिस इज राजेश देवलानी। आप मेरा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरु बाय राजेश देवलानी देख रहे हो। आज हमारी जो टॉपिक है वो हमारी एकेडमी की फोर्टनाइटली टेस्ट होती है। हर 15 दिन के बाद एक हम टेस्ट लेते हैं जो कि 200 MCQs की होती है। तो उसमें जो केमिस्ट्री का पोर्शन है उसमें 54 क्वेश्चंस हैं। तो आज हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर जो बेसिक चैप्टर है उससे 54 क्वेश्चंस हैं, तो उसको आगे बढ़ाएंगे और होपफुली आप काफ़ी सारी आपको ट्रिक्स देखने को मिलेगी, आपको काफ़ी सारी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आपको ट्रिक्स देखने को मिलेगी। तो स्टे जुड़े रहिए हमसे। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है थोड़ी सी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, नहीं लगती डिसलाइक कर दें, कोई मसला नहीं। थैंक यू वेरी मच। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की टेस्ट का वो है कि वो क्या चीज़ है कि केमिकल इक्वेशन डज नॉट टेल्स अस अबाउट, कि हमें केमिकल इक्वेशन से क्या इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, देखें ये इंफॉर्मेशन हमें केमिकल इक्वेशन से मिलती है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी जब रिएक्शन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है तो नीचे S लिखा होता है, इसका मतलब है सॉलिड। तो फिजिकल स्टेट लिखा होता है, उसके बाद भाई हमने इसको डिकम्पोज किया, यानी कंडीशन भी लिखी होती है, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह की। तो द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्वड इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बिल्कुल ये भी लिखा होता है। द कंडीशंस ऑफ रिएक्शन के किस टेम्परेचर पे किस प्रेशर पर रिएक्शन हुआ, ये भी होता है। क्या नहीं पता चलता स्पीड ऑफ रिएक्शन का, कि रिएक्शन कितनी रफ्तार से हो रहा है, वो हमें बैलेंस इक्वेशन से पता नहीं चलेगा। वो हमें बैलेंस इक्वेशन से पता नहीं चलेगा कि रिएक्शन कितनी रफ्तार से हो रहा है। ठीक है, तो पहले का जो आंसर है वो सी है। 80 क्वेश्चन का 81 क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपाइज वॉल्यूम 22.4 dm³ एट STP। देखें ये जो वॉल्यूम है ये हम एवोगैड्रोस लॉ से लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो 1 मोल ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP ऑक्यूपाइज दिस वॉल्यूम। पर शर्त क्या है कि वो गैस होना चाहिए। गैस का, लिक्विड का या सॉलिड का इतना वॉल्यूम नहीं होगा। तो भाई 46 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल किसके STP पे, किसके इथाइल अल्कोहल के। अब इथाइल अल्कोहल लिक्विड है तो इसके 1 मोल का 22.4 dm³ वॉल्यूम नहीं होगा। उसके बाद 6.02, ये भी 1 मोल है। मैग्नीशियम एटम रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है तो इसका भी इतना वॉल्यूम नहीं होगा। ठीक है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब है 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पे गैस होता है। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर सी, कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि एवोगैड्रो लॉ कहता है कि किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 dm³ होता है। चले बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम। अब देखें वॉल्यूम की बात हो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात हो, फार्मूला सेम है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, N इनटू मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो मोलर वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहता है 22.4 dm³। तो हमने क्या मालूम करने हैं, मोल्स। ठीक है, मोल्स। तो जिनके पास मोल्स सेम होंगे तो सेम फ्रैक्शन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आना है, सेम आना है। ठीक है, तो हमने सिर्फ ये देखना है किसके पास मोल सेम है। ठीक है, 28 ग्राम ऑफ इथीन, 28 ग्राम इथीन का जो है 1 मोल के बराबर है तो इसके पास 1 मोल है। 28 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इट इज नॉट इक्वल टू 1 मोल, क्योंकि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन वेज 32, तो ये ऑप्शन नहीं है। इक्वल वॉल्यूम होने के लिए, इक्वल वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स होने के लिए जरूरी है, एवोगैड्रो लॉ की स्टेटमेंट है कि मोल सेम होने चाहिए। भाई 22 ग्राम ऑफ 44, अब 22/44, क्योंकि ये गिवन मास, ये मोलर मास, तो 0.5 मोल्स। ठीक है, 35.5, तो 35.5 डिवाइडेड बाय क्लोरीन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 71। तो दोनों के पास देखें कि सेम मोल्स हैं, तो यही हमारा आंसर है। तो बी इज द राइट आंसर। बी जो है, इन दोनों के पास हाफ मोल्स हैं, तो हमने यही बताना है कि मोल्स किसके पास सेम है। जिसके पास मोल सेम होंगे, जिसके पास मोल सेम होंगे उसके पास वॉल्यूम और मॉलिक्यूल सेम होंगे। बाकी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये है
कि 10 cm³ of which hydrocarbon will produce 30 cm³ of carbon dioxide and 20 cm³ of water। अब आपके पास कोई भी हाइड्रोकार्बन है, उसकी इक्वेशन को बैलेंस करने का सिंपल तरीका है कि भाई हाइड्रोकार्बन के पास कार्बन कितने हैं, तो प्लस n ऑक्सीजन पता नहीं कितने लगेंगे, रहने दे कितने लगेंगे, 3 कार्बन, तो आप इधर 3 कार्बन डाइऑक्साइड लगा दें। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं, 8 का हाफ क्या होगा 4, तो यहाँ पे 4 वाटर लगा दें। अब ये बात समझने वाली कि हमने कार्बन को तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 बनाए, पर वाटर 4 क्यों बना, इसलिए कि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में एक ही कार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन में जितने कार्बन होंगे 3 कार्बन, तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। अब वाटर में देखें 2 मोल हाइड्रोजन एटम है, तो जितने हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन में होंगे उसको आधा कर लेंगे, तो आधा किया हमने 8 को, तो 4 मिले, ठीक है। तो अगर इसका एक DM³ है या एक CM³ है, तो इसके 3 बनेंगे, इसके 4 बनेंगे। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है 30-20, यानी इधर जो रेशियो आए वो 3:2 का है, 3:2 का है, ठीक है। तो आप समझ जाएं 3:2 का, यानी वाटर कम है तो हाइड्रोजन जो होना चाहिए हाइड्रोकार्बन में वो क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। तो डायरेक्ट हम अगर डी पे चले जाएं ट्रिक यूज करके, क्योंकि ये इसमें तो ज्यादा आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो कार्बन कितने हैं 3, तो भाई 3 कार्बन डाइऑक्साइड बनने हैं, ठीक है, और 2 वाटर बनने हैं। अब ये कुछ यही आंसर लग रहा है, देखें क्या है, CM³ कितने हैं 3, तो बैलेंस इक्वेशन बता रही है कि 1 CM³ कितने CM³ बना रहा है, 3 CM³ और 2 CM³, ठीक। अब आप क्या कर रहे हो, हमें मिला क्या हुआ है 10, तो अगर आप इसको 10 कर रहे हो तो ये 30 हो जाएगा, इसको भी आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 20 हो जाएगा, इसको भी आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो हमारा जो राइट आंसर है डी है। ये नहीं होगा, आप इसी तरह से करके देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन जितने हाइड्रोकार्बन में कार्बन से मल्टीप्लाई उतने कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, जितने हाइड्रोजन है उसके आधे वाटर बनाए, तो आप देखेंगे कि आपका आंसर सही क्या आएगा, डी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 84 एंड 85। तो देखिए जरा, व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज रिक्वायर्ड फॉर पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, पार्शियल नहीं ये कंप्लीट है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ 50 DM³ ऑफ इथीन। आपने इथीन में हाइड्रोजन, अगर पार्शियल वर्ड तब यूज होता अगर यहाँ पे इथाइन होता, ठीक है, इसलिए मैंने पार्शियल काट दिया। तो भाई इथीन जो है, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस इसमें एक ही हाइड्रोजन ऐड हो सकता है, ठीक है, तो मिलेगा क्या यहाँ पे इथेन मिलेगा, इथेन मिला इथीन से, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि 50 DM³। अब बैलेंस इक्वेशन को देखें, इसका टोटल 1 मोल को आप, क्योंकि वॉल्यूम वाल्यूम रिलेशनशिप है तो DM³ या CM³ से रिप्रेजेंट, तो 1 मोल के लिए जो हाइड्रोजन चाहिए वो कितने चाहिए, 1 DM³ चाहिए, 1 DM³ के लिए 1 DM³, तो हमें कितने हैं 50 DM³। तो भाई 50 DM³ के लिए हाइड्रोजन कितने चाहिए, हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम, देयरफॉर हम लिखेंगे कि 50 DM³, क्योंकि एक से एक के लिए 1 चाहिए तो 2 के लिए 2, 10 के लिए 10, तो 50 के लिए 50 DM³। तो आपका आंसर क्या होगा 50 DM³, ठीक है। आए 85 पे। 85 क्वेश्चन क्या है कि वन मोल ऑफ एनी गैस एट 270 डिग्री सेंटीग्रेड, अब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड 760 टार, ये 1 atm, तो दिस कंडीशन इज व्हाट, STP। तो 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है, 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 22.4। अब समझने की बात क्या है, 22.4 DM³, या ये होता है 22.4 लीटर, या ये होता है 22,400। आप इसको CM³ कर लें और आप इसको मिलीलीटर कर लें, ठीक है, या फिर ये बराबर होता है किसके 0.0224 मीटर क्यूब के। अब देखें ये इनके बराबर होता है, तो आप देखें 22,400 CM³ ये भी सही है, 24 DM³ ये भी सही है, 0.0224 मीटर क्यूब ये भी सही है, तो हमारा आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दीज होगा कि सारे ऑप्शन सही हैं, सारे ऑप्शन सही हैं। चलें इसको भी हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर पे आते हैं 86 एंड 87। तो 86 को जरा देखें, 86 में क्या है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन विल रिक्वायर 67.2 DM³ ऑफ ऑक्सीजन। जरा इसको देख लें बैलेंस इक्वेशन को, बैलेंस इक्वेशन बता रही है कि 1 मोल मीथेन के लिए जो वॉल्यूम चाहिए ऑक्सीजन का वो कितना है
2 मोल है तो 2 मोल का वॉल्यूम कितना होगा 2 इंटू 22.4 विच इज इक्वल टू व्हाट 44.8 DMQ। तो 1 मोल मीथेन को बर्न करने के लिए जो वॉल्यूम चाहिए वो कितना चाहिए, वो चाहिए 44.8। ठीक है, तो भाई क्या कह रहा है 67 मोल्स के लिए कितना चाहिए, तो भाई 67.2 DM³ के लिए हमें कितने मोल्स चाहिए मीथेन के, तो आप इधर लगाओगे x, आप करोगे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 44.8x इक्वल्स टू व्हाट 67.2 इंटू 1 मोल। तो x इज इक्वल टू किसके होगा, x इज इक्वल टू होगा किसके, x इक्वल्स टू 67.2 इंटू 1 इक्वल हो जाएंगे 44.2। तो आपका जो x आएगा वो आएगा 1.5 मोल्स। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा C 1.5। चलिए नीचे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इन स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन व्हेन अमाउंट ऑफ 2 और मोर रिएक्टेंट्स आर गिवन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ, देखें अगर तो दोनों रिएक्टेंट की जो अमाउंट है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन के बराबर ली है तो आप दोनों से जो है प्रोडक्ट की अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। पर अगर एक रिएक्टेंट जो है वो थोड़ी मिकदार में मौजूद है और एक ज्यादा में मिकदार में मौजूद है तो जो कम क्वांटिटी में है वो पहले क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। जब वो कंज्यूम हो जाएगा तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो रिएक्शन की क्वांटिटी को वही रिएक्टेंट गवर्न करेगा या जिस उससे हम कैलकुलेट कर सकेंगे जो पहले कंज्यूम हो जाएगा, जिसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। के लिमिटिंग रिएक्टेंट वो है जो पहले कंज्यूम हो जाएगा और उसके कंज्यूम होने के बाद रिएक्शन बंद हो जाएगा, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 88। क्वेश्चन नंबर 88 क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 88 बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 88 क्या बता रहा है कि ऑक्टेन बर्न्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन, कि भाई 2 मोल ऑक्टेन को जलाने के लिए हमें कितने चाहिए, 25 मोल चाहिए, 25 मोल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट फुली विथ 4 मोल्स। अब सिंपल सी बात है कि 2 मोल जो है आप रिलेशन कैसे बनाएंगे कि 2 मोल ऑफ ऑक्टेन रिक्वायर, कितने रिक्वायर है भाई 25 मोल्स, 25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। और कह रहा कि 4 मोल्स के लिए कितने, अब देखिए हमने क्या किया, इसको डबल कर दिया, अब भैया इसको डबल कर दें, यानी 25 इंटू 2 कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, 50 मोल्स रिक्वायर्ड होंगे। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। नीचे आए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, सही नहीं है, सही नहीं है, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। 14 ग्राम इज द मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, बिल्कुल सही है, ये हमें गलत बताना है, ये चीज ध्यान में रखना, यानी ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, ये सही है, हमें गलत बताना है। 14 ग्राम इज द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन एटम का मास जो है वो 14 ग्राम होता है। तो 14 AMU इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, बिल्कुल सही है। एटॉमिक मास को हमने किसमें, AMU में एक्सप्रेस किया है। ठीक है, अब 28 AMU इज द मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल ऑफ मास को हम कहते हैं मोलर मास, और मोलर मास जो है वो AMU नहीं, वो ग्राम में होता है। तो दिस इज व्हाट अवर करेक्ट आंसर। तो ये पहले 3 ऑप्शन जो है वो सही थे, नीचे वाला जो ऑप्शन है वो गलत होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास या फार्मूला मास, इनका यूनिट AMU होता है। और जो आपका क्या चीज है, जो आपका मोलर मास है, मोल का मास है, उसको हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 90। क्वेश्चन नंबर 90 बोर्ड पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 90 में ये चीज है, क्या चीज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज इन 8 ग्राम्स ऑफ पार्टिकल। देखिए इसमें आपने एग्जैक्टली पार्टिकल्स नहीं मालूम करने, आपने सिर्फ मोल्स फाइंड करने, क्योंकि पार्टिकल्स हो या वॉल्यूम हो, ठीक है, या अमाउंट हो, ये सारे मोल से रिलेटेड है ना। तो पार्टिकल्स इक्वल टू होता है n इंटू Na, वॉल्यूम इक्वल टू होता है n इंटू मोलर वॉल्यूम, और अमाउंट होती है n इंटू मोलर मास। अब में देखेंगे ये फिगर जो है वो कांस्टेंट है भाई, एवोगैड्रो नंबर कांस्टेंट, मोलर वॉल्यूम 22.4 DM³ कांस्टेंट, मोलर मास कांस्टेंट जिसका भी होगा उस हिसाब से वेरी करेगा,
सबस्टेंस टू सबस्टेंस पर होगा कांस्टेंट, तो n नंबर ऑफ मोल्स डिसाइड करेंगे। तो पहले हमने क्या करना है कि भाई सल्फर के 8 ग्राम है, तो सल्फर के खुद के मोल कितने हैं, तो n ऑफ सल्फर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 8/32, सल्फर का मास ये है, तो क्या होगा 8 का टेबल इस पे 4 टाइम जाएगा तो 1/4 विच इज इक्वल टू 0.25 मोल। तो जिसके पास भी इन ऑप्शंस में 0.25 मोल्स होंगे वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो भाई 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो 14 ग्राम को आप डिवाइड करोगे किससे, 28 से, इनटू करोगे क्या Na, ठीक है। तो भाई पार्टिकल्स कितने हैं, 14 का टेबल इस पे 1 टाइम, नीचे 2 टाइम, यानी 0.5 Na। हमें कितना चाहिए आंसर, हमें चाहिए 0.24, पर आया कितना 0.5, ये गलत है। 12 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम, ये भी गलत होगा, कैसे, मैग्नीशियम का मास खुद का 24, तो ये आएगा 0.5, ये भी गलत है। 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, इसको देख लेते हैं, 8 डिवाइडेड बाय 32, 8 का टेबल 32 पे 4 टाइम, तो 1/4 विच इज इक्वल टू व्हाट, 0.25, हमारा रिक्वायर्ड वही था। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे करने की जरूरत नहीं क्योंकि आंसर एक ही करेक्ट होना है, ठीक है। चलें आते हैं नीचे। नीचे का क्वेश्चन है कि मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी इज, अब एसटीपी पे मोलर वॉल्यूम यानी एक मोल का वॉल्यूम कितना होगा। हमने थोड़ा पहले एक क्वेश्चन किया था कि ये वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम या तो 22.4 डीएम क्यूब हो सकता है, या 24 लीटर हो सकता है, या फिर ये क्या हो सकता है 22,400 सीएम क्यूब हो सकता है, या क्या हो सकता है मिलीलीटर हो सकता है, या फिर ये 0.0224 मीटर क्यूब हो सकता है। अगर इनमें से कोई है तो सही होगा, अगर इनमें से कोई नहीं है तो गलत होगा। टीएम क्यूब कितना होना चाहिए 22.4, सीएम क्यूब कितना होना चाहिए 22,400, मीटर क्यूब कितना होना चाहिए 0.0, कोई नहीं है। सो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी होगा। होपफुली एंजॉय कर रहे होंगे आप। बढ़ते हैं आगे 92 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 को देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 92 है कि अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन CH2 कार्बन डाइसल्फाइड जल रहा है, के लिए 3 मोल ऑक्सीजन चाहिए, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। क्वेश्चन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.5 मोल। अब बैलेंस इक्वेशन को अगर देखें तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड रिक्वायर कितने मोल चाहिए उसको, 3 मोल चाहिए। 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 3 मोल चाहिए, तो भाई कितने मोल्स के लिए चाहिए 0.5, देयरफॉर हम लिखेंगे 0.5 मोल्स ऑफ CH2 विल रिक्वायर, कितने मोल्स चाहिए, तो भाई 3/2 करेंगे, कि हाफ मोल्स चाहिए तो 3 को आधा करेंगे, आधा करेंगे तो कितने मोल्स चाहिए 1.5 मोल्स चाहिए, तो 1.5 मोल्स का वॉल्यूम निकाल दें, तो वॉल्यूम बराबर होता है किसके, n इंटू मोलर वॉल्यूम इंटू 22.4 करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, वॉल्यूम जो रिक्वायर्ड होगा वो होगा 33.4 डीएम क्यूब, 6 डीएम क्यूब, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है भाई, ये आपका आंसर आ गया कि 1 मोल के लिए 3 मोल चाहिए, यानी 67.2 डीएम क्यूब वॉल्यूम चाहिए, उसको आधा कर लेंगे क्योंकि हमें आधे मोल का मालूम करना है, ठीक है। चलें भाई इसको भी मिटाते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। आ जाए भाई क्वेश्चन नंबर 93, जरा गौर से देखें। द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ 2 डिफरेंट गैसियस कंपाउंड, कि 2 फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं पर वो गैस है, ये चीज समझना जरूरी है, गैस है, क्योंकि आगे ऑप्शंस में आपको काम आने वाली। तो भाई पहली बात कि आइसोमर्स जो हैं, आइसोमर्स का क्या होता है कि मॉलिक्यूलर मास सेम होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सेम होता है। आइसोमर्स के पास क्या सेम होता है, आइसोमर्स के पास मॉलिक्यूलर मास सेम होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है, एम्पिरिकल फार्मूला सेम है तो फार्मूला मास सेम होता है, एटॉमिक रेशियो सेम होता है, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला सेम, एटॉमिक रेशियो सेम होगा तो परसेंटेज कंपोजिशन भी क्या होगी, सेम होगी, तो परसेंटेज कंपोजिशन भी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। चलें ऑप्शन की तरफ आते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन बिल्कुल सही,
आइसोमर्स डिफर इन, तो ये हमारा आंसर नहीं है, ये सही है। हमें क्या ढूंढना है, गलत ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन आइसोमर्स की डिफरेंट होती है, नहीं सेम होती है। रेट ऑफ डिफ्यूजन, अब देखें गैस है, गैस है तो इनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो भी क्या होगा, इफ्यूजन सेम होगा, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं है। फार्मूला मासेस सेम हो गए, देखिए क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो फार्मूला मास एम्पिरिकल फार्मूला मास सेम है, क्यों सेम है, क्योंकि इनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम है, तो ये भी नहीं है। प्रॉपर्टीज वेपर डेंसिटीज, अब देखिए मॉलिक्यूलर मास सेम है, ठीक है, तो इनकी वेपर डेंसिटी भी क्या होगी, सेम होगी। क्यों सेम होगी, क्योंकि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2, दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है। तो मॉलिक्यूलर मास को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा वेपर डेंसिटी। तो प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट ठहरेंगी, प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट ठहरेंगी क्योंकि इनका फंक्शनल ग्रुप चेंज है, तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या ठहरेंगी, चेंज। एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ब्यूटाइन, ये रह गया ब्यूटाइन, और हमारे पास है ब्यूटाडाई, तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, दोनों का अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला वगैरह देखेंगे आपको सेम मिलेगा, C4H6 दोनों में होगा, ठीक है। पर दोनों में फंक्शनल ग्रुप चेंज है तो इनकी प्रॉपर्टी चेंज होगी। अब ये देखें, ये एसिडिक होगा, ये नॉन एसिडिक, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, ये सिर्फ एडिशन देगा, एडिशन दोनों देंगे, पर ये सिर्फ सब्स्टिट्यूशन दे सकता है, ये नहीं दे सकता, तो इनमें डिफरेंसेस आ गए, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, चेंज होंगी। होपफुली आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए मैं इसको मिटाता हूं और हम बढ़ते हैं 94 की तरफ। 94 और 95 क्वेश्चंस हमारी स्क्रीन पर। 30 dm cube of carbon monoxide burned completely according to the equation which is correct। अब देखें, पहले इस इक्वेशन को देख लें कि भाई इसके जो 2 dm क्यूब हैं या cm क्यूब कुछ भी कह लें, उसके लिए 1 dm क्यूब क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, 1 dm क्यूब ऑक्सीजन चाहिए, और 2 dm क्यूब ये बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो वॉल्यूम अब कितने, 30, अब इसके हम ले रहे हैं 30 dm क्यूब। अब देखिए रेशियो जरा फाइंड करें कि 2 के साथ आधा चाहिए, तो 30 का आधा क्या होगा, 15, 2 dm क्यूब 2 dm क्यूब, तो 30 dm क्यूब 30 dm क्यूब बराबर बनेगा, ठीक है। तो यानी वो ऑप्शन सही होगा जिसमें ऑक्सीजन 15 हो और कार्बन डाइऑक्साइड 30 हो। देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 15, कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए, गलत है। वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 20, कितना होना चाहिए, 30, गलत है। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इज 30, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन 30 नहीं 15 है, गलत। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इज 15, हाँ ये वाला सही है, तो डी इज द राइट आंसर। इसी तरह से आप कर लेंगे, ठीक है बेटा। चलिए 95 में क्या है, 8 ग्राम ऑफ वाटर रिएक्ट्स विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, व्हाट इज द मास ऑफ वाटर फॉर्म, वाटर का कितना मास बनेगा। देखिए पहली बात, जब भी 2 रिएक्टेंट के, ट्रिक बता रहा हूं, 2 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूलर मासेस चेंज हैं और उनके आपको इक्वल मासेस मिले हुए, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन, लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होगा जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो, जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ज्यादा हो, ठीक है। चलिए मॉलिक्यूलर मास ज्यादा किसका है भाई, इक्वेशन में इक्वेशन बना लेते हैं, 2H2 प्लस O2 2H2O, ठीक है। तो भाई इसके मास कितना है, इसका 32 ग्राम, इसका मास कितना है, 4 ग्राम। अब ज्यादा किसका मास है, इसका, तो ग्राम क्या मिले में बराबर, तो सिंपल सी ट्रिक यूज करोगे, 8 ग्राम इसके 8 ग्राम इसके, तो आप समझ लें जिसका मास ज्यादा होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो भाई प्रोडक्ट किससे बनी है, प्रोडक्ट हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट बनाता है, क्योंकि ये कंज्यूम हो जाएगा, इसके जो एक्स्ट्रा ग्राम होंगे वो तो रिएक्ट ही नहीं करेंगे। तो अब देखेंगे 32 ग्राम जो है इसके कितने बना रहे हैं, 36 ग्राम बना रहे हैं, 2 मोल वाटर, 1 मोल वाटर का मास 18, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 से 16 बन रहे हैं, ठीक है। तो इसको आधा कर ले जरा, 16 ग्राम से कितने बन जाएंगे, 18 ग्राम। हमें कितने में बनाने, 8 में, और आधा करें, 16 को 8 किया तो इसको भी आधा कर लें, 9 ग्राम बनेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, 9 ग्राम होगा, ए। होपफुली क्लियर। चलें इसको भी हटा दें, आप स्क्रीनशॉट ले लें। 96 97 96 एंड 97,
क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 60, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज CH2O, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड? अब देखिए इसकी सिंपल सी ट्रिक है, मॉलिक्यूलर मास मिला हुआ है तो कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है, इनमें सबके मॉलिक्यूलर मास फाइंड करें, जिसका मास 60 होगा वही आंसर होगा, या फिर दूसरा तरीका भी है। ठीक है, तो पहले तो देखिए 60 मास किसका है। अब मुझे पता है क्योंकि 60 मास इसका है। क्यों इसका 60 मास है? इसका मास 60 क्यों है? 2 कार्बन यानी 12 इंटू 2, तो कुल मिला के इसका मास जो है कार्बन का 24 ग्राम इसमें है। 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 तो 4 का क्या होगा 4 ग्राम। 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16, एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 ऑक्सीजन तो 32, ये बन गए। तो कुल मिला के ये बनना है 60, इसका मोलर मास है। तो जिसका मास 60 होगा वही आंसर होगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि भाई आपको मॉलिक्यूलर मास मिला हुआ है, आप क्या करोगे n फाइंड करोगे, तो मॉलिक्यूलर मास 60 डिवाइडेड बाय फार्मूला मास, ये एम्पिरिकल फार्मूला है। एम्पिरिकल फार्मूला के मास को हम क्या कहते हैं? फार्मूला मास। तो भाई एक कार्बन 12, 2 हाइड्रोजन 02, तो 12 02 ये 14 हो गया, एक ऑक्सीजन 16, तो कुल मिला के हो गया 30। तो 30 से डिवाइड करेंगे तो आपको n वैल्यू आएगा 2। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू होता है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n का वैल्यू क्या निकला 2, तो 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे? एम्पिरिकल फार्मूला से। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या निकलने वाला है? तो C2 हो जाएगा, H4 हो जाएगा 2 टू द 4 और ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे। तो यहाँ से करें, इस तरीके से करें, आपकी मर्जी है, इस तरीके से करें आपकी मर्जी है। वैसे डायरेक्ट निकल जाएगा कि मॉलिक्यूलर मास गिवन है जिसका मास 60 हो। हाँ, अगर आपको 2 ऐसे ऑप्शन है जिनका मास 60 है तो गो फॉर द कंफर्मेशन गो फॉर दिस मेथड, तो आप इस मेथड पे जा सकते हैं। ठीक है, नीचे 97 क्वेश्चन है कि द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंबशन एनालिसिस। अब कंबशन एनालिसिस क्या होता है? अब कंबशन एनालिसिस एक टेक्निक है जिसके जरिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो मालूम करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक वेट अमाउंट लेके उसको जलाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो हमें जो कार्बन का मास इनडायरेक्टली मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, और हाइड्रोजन का मास इनडायरेक्टली मिलता है किसकी? वाटर के फॉर्म में। और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्यूशन यूज की जाती है, और वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या यूज किया जाता है? वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए मैग्नीशियम क्लोरेट यूज किया जाता है। देखते हैं गलत क्या है। व्हाट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट? मैग्नीशियम क्लोरेट इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, बिल्कुल सही है। तो हमें क्या ढूंढना है? गलत। तो ये हमारा आंसर गलत है। ये सही है स्टेटमेंट, पर हमें गलत ढूंढना है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज टू, ये भी सही है पर हमारा आंसर नहीं है। वी गेट मास ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन डायरेक्टली यूजिंग दिस टेक्निक, ये सही आंसर है। देखिए हमें कार्बन का मास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है, हाइड्रोजन का जो मास है वो हमें वाटर की फॉर्म में मिलता है, ना कि डायरेक्टली मिलता है। ठीक है, तो नीचे वाला आंसर क्या है? टेक्निक यूज टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला, सही है। ठीक है, तो ये गलत है क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना था। तो हमारा आंसर क्या है? सी। इसका स्क्रीनशॉट लें और बढ़ते हैं आगे। 98 और 99 क्वेश्चंस। तो मैं आपको बीच में बताता चलूं कि ये इंटी टेस्ट की प्रिपरेशन कराते हैं हम दो अकेडमी मीरपुर में। तो उसकी फोर्टनाली जो टेस्ट होती है उसकी ये सेकंड बैच की फर्स्ट टेस्ट है, और फर्स्ट बैच की टेस्ट नंबर 9 है। ठीक है, तो टेस्ट नंबर 9 या सेकंड बैच की टेस्ट नंबर फर्स्ट है, तो उसको देखें। तो अब 2 हफ्तों के बाद दोबारा टेस्ट नंबर 2 आएगी, उसका हम रिव्यू करेंगे। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट इज वन विच, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है कि जो 3 डेफिनेशंस हैं, which produces least amount or least moles of product, which is consumed earlier, which controls the quantity of product। इनमें कोई भी सही है तो वो सही है। is taken in the lesser quantity grams as compared to other quantity, में भी कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है। given minimum amount of product under consideration, बिल्कुल सही। प्रोडक्ट की जो कम अमाउंट दे उसको हम लिमिटिंग कहते हैं। is taken lesser volume, वॉल्यूम का कोई इशू नहीं भाई। गिव मैक्सिमम, ये तो एक्सेस रिएक्टेंट है, तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। ये डेफिनेशन का क्वेश्चन है, कोई इसमें लॉजिक नहीं है। नीचे आते हैं, अगर विच पेयर है सेम एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, कि इनमें कोई ऐसा पेयर ढूंढे जिनका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, यानी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला से डिफरेंट नहीं हो, सेम ही हो। तो डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। तो ये पेयर ऐसा है कि इनका एम्पिरिकल फार्मूला भी वही है
اور ان کا مالیکولر فارمولا بھی یہی ہے. پر اگر آپ اس کو دیکھیں گے گلوکوز کو تو اس کا امپیریکل اور مالیکولر سیم نہیں ہے. اگر آپ ایتھائن کو دیکھیں گے تو اس کا امپیریکل اور مالیکولر فارمولا سیم نہیں ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں گے گلوکوز کو دیکھیں گے, ٹھیک ہے, سوری اس کمپاؤنڈ کو, پتہ نہیں کون سا کمپاؤنڈ ہے اور جو بھی ہے, تو اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ اس کا امپیریکل اور مالیکولر فارمولا سیم نہیں, ڈفرنٹ ہوگا. تو ہمیں کیا بتانا تھا کہ کس کا امپیریکل اور مالیکولر فارمولا سیم ہے, تو وہ کس کا ہے. اسکرین شاٹ لے لیں. پڑھتے ہیں کوشچن نمبر 100 کی طرف. تو کوشچن نمبر 100 and 101. ان دا ریئیکشن اکویشن 4 امونیا کے مالیکول ہیں, 5 آکسیجن سے آکسیڈائز ہو کے NO اور نائٹرک آکسائڈ اور واٹر بنا رہے. 1 mole of ammonia 1 mole of oxygen are reacted. 1 mole امونیا اور 1 mole آکسیجن ریئیکٹ کریں. ذرا دیکھیں تو ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, 4:5 5 آکسیجن چاہیے, ٹھیک ہے, یعنی اس کے 4 مول کے لیے اس کے 5 مول چاہیے. اب کہہ رہا کہ 1 مول اس کا ہے, 1 مول اس کا ہے. اب دیکھیں کہ اس کے 1 مول کے لیے, اس کے 4 مول کے لیے اس کے 5 مول, یعنی اس کے جو ریکوائرڈ مول ہیں اس سے زیادہ چاہیے, یعنی اس کے جو اویلیبل مول ہیں 4 اس سے زیادہ چاہیے, 5 مول چاہیے. اور اس کے جو مول ہیں اس سے اس کے مول کیا چاہیے, کم چاہیے. اب دونوں کے مول سیم ہیں. اب مجھے بتائیں کہ اس کے مول کیا چاہیے, زیادہ چاہیے, اس کے مول کیا چاہیے, کم چاہیے. اب دونوں کے برابر ہے تو ایکسیس ریئیکٹنٹ کون ہوا, یہ ایکسیس ریئیکٹنٹ ہوا. اور اس کے, کیونکہ اس کے 1 مول کے لیے دیکھیں 4 مول کے لیے 5 مول چاہیے, تو 1 مول کے لیے 1 سے زیادہ مول چاہیے, پر ہیں کتنے, 1, تو یہ جلدی کنزیوم ہو جائے, یہ جلدی کنزیوم ہو جائے گا. تو یہ آپ کا کیا ہے, آکسیجن آپ کا لیمیٹنگ ریئیکٹنٹ ہے. آپشن کو دیکھیں ذرا. 1 mole of water is produced, نہیں. All the ammonia is consumed, نہیں, امونیا تو ایکسیس ریئیکٹنٹ ہے. All the oxygen is consumed, 1.5 of nitric oxide is formed. تو ہمارا آنسر کیا رہے گا, ہمارا آنسر رہے گا کہ آکسیجن کنزیوم ہو جائے گا, آکسیجن لیمیٹنگ ریئیکٹنٹ ہے. آکسیجن کنزیوم ہو جائے گا اور آکسیجن کیا ہے, لیمیٹنگ ریئیکٹنٹ ہے. ٹھیک ہے بیٹا. چلیے نیکسٹ کوسچن پہ آئے 101 پہ. کمپاؤنڈ ہیز امپیریکل فارمولا XY2, کہ کمپاؤنڈ کا امپیریکل فارمولا XY2 ہے, اور دس فارمولا ٹیلس اس دیٹ, کیا بتا رہا ہے, کیا بتا رہا ہے کہ ایچ مول یعنی 1 مول کنٹین 1 ایٹم. اب دیکھیں مول میں جو ایٹم ہوتے ہیں وہ تو ایووگیڈروز نمبر آف ہوتے ہیں, یعنی یہ آپشن صحیح نہیں ہے, چھوڑیں اس کو. دا ریشیو آف ماسز کا ریشیو نہیں, ہم ایٹمک ریشیو دیکھتے ہیں, تو اس کو بھی چھوڑیں بھائی. دا ریشیو آف ایٹمس آف X and Y is 1:2, یہ بالکل صحیح ہے. نیچے کیا ہے کہ ماس آف X, اب ماس آف X یا Y گریٹر بھی ہو سکتا ہے, لارج بھی, اس کا کوئی ایشو نہیں. امپیریکل فارمولا میں بتاتا ہے کہ جو کمبائننگ ایٹمس ہیں ان میں سمپلیسٹ ریشیو کیا ہے, تو سمپلیسٹ ریشیو 1:2 ہے, وہی بتا رہا ہے اس کا فارمولا. چلیں اسکرین شاٹ لیں. ہم بڑھتے ہیں 102 اور 103 کی طرف. 102 کوسچن ہے ہماری اسکرین پر, دیکھ لیں بھائی کیا کہہ رہا ہے کوسچن. سلیکٹ کریکٹ اسٹیٹمنٹ ریگارڈنگ امپیریکل اینڈ مالیکولر فارمولا, کہ آپ امپیریکل اور مالیکولر فارمولا کو دیکھیں اور صحیح اسٹیٹمنٹ بتائیں. صحیح اسٹیٹمنٹ بتائیں بھائی. پہلا ہے کہ a compound has empirical formula equal to its molecule. A compound never has empirical formula, کبھی بھی نہیں ہوتا equal to its empirical formula. بھائی کاربن ڈائی آکسائڈ کو دیکھ لیں, امونیا کو دیکھ لیں, واٹر کو دیکھ لیں, یہ سارے وہ کمپاؤنڈ ہیں جن کا امپیریکل فارمولا ایکول ہے کس کے, مالیکولر کے, یعنی یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے. چلیں بھائی, 2 compounds with different molecular masses can have same formula masses, بالکل صحیح ہے. آپ ایگزامپل لے لیں, آپ کے پاس ایتھائن ہے, آپ کے پاس بینزین ہے, تو دونوں کا مالیکولر ماس چینج ہے, پر امپیریکل فارمولا دونوں کا کیا ہوگا, CH ہوگا. تو یہ اسٹیٹمنٹ صحیح ہے. Sometimes empirical formula can be larger than its molecular formula, بالکل نہیں, کیونکہ مالیکولر فارمولا جو ہوتا ہے, مالیکولر فارمولا ہوتا ہے n into empirical فارمولا, یعنی امپیریکل فارمولا کو جب کسی نمبر سے ملٹیپلائی کریں گے تو تب مالیکولر فارمولا بنتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی امپیریکل فارمولا خود کیا ہوتا ہے, چھوٹا ہوتا ہے. اب اگر n is equal to 1 ہے تو مالیکولر فارمولا is equal to امپیریکل ہوگا, پر وہ کبھی بھی امپیریکل فارمولا مالیکولر سے بڑا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے. The molecular formula is integer multiple of its empirical formula, بالکل صحیح اس equation کے حساب سے. The empirical formula of glucose is equal to the molecular formula of methanol. Methanol means formaldehyde. تو بھائی گلوکوز کا دیکھیں C6H12O6, اس کا جو امپیریکل فارمولا ہے وہ کیا ہے, CH2O.
CH2O इसका एम्पिरिकल फार्मूला है, फॉर्मल्डिहाइड यानी मीथेनॉल। अब इन दोनों का देख कह रहा है कि जो सीन है वो सेम है, इजंट इट? अगर ये सेम है तो ये स्टेटमेंट भी सही है, बिल्कुल सेम है। तो हमारा आंसर होगा 2, 4 एंड 5। 2, 4 एंड 5 इज अवर करेक्ट आंसर। होपफुली आपको इसमें जो थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी तो वो दूर हो गई होगी। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 103 क्या है? द मोस्ट कन्वीनियंट रिलेशन टू कैरी स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन। अब देखिए ये मोल मोल है। अगर आपको एक ही प्रॉब्लम में मास भी मालूम करना है, आपको वॉल्यूम भी मालूम करना है, ठीक है, आपको पार्टिकल्स भी मालूम करने, एक ही प्रॉब्लम में 3 डिफरेंट रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट के कुछ मालूम करने, तो सिंपलेस्ट वे क्या होगा कि अगर आप मोल मोल रिलेशन करते हो तो मोल को आप मास में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आप पार्टिकल्स में भी, आप वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मोस्ट कन्वीनियंट रिलेशनशिप है जो आप यूज कर सकते हैं व्हाइल डूइंग स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन। 22.4 dm क्यूब ऑफ विच गैस वेज द मोर। इसका मास ज्यादा है। देखें ये वॉल्यूम होता है 1 मोल का। अब इसका जो मोलर मास होगा वो 28 ग्राम होगा, इसका जो मोलर मास होगा वो 64 ग्राम होगा, इसका जो मोलर मास होगा वो 34 ग्राम होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। कि किसका मास ज्यादा है? सल्फर डाइऑक्साइड का। कितना है? 64 है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया। तो 105 और 106 हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 105 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ओनली इंपेरिकल फार्मूला। के नीचे गए दिए गए में इसमें एक जो है आप इसको 2 कर लेना, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, थोड़ी मिस्टेक है टाइपिंग में, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ओनली इंपेरिकल फार्मूला के कौन से हैं? एक कौन सा ऐसा ट्राइड है, 3 कंपाउंड का सेट है जो जिसके पास सिर्फ और सिर्फ इंपेरिकल फार्मूला होगा, मॉलिक्यूलर नहीं होगा। अब जो कंपाउंड ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशियो में मौजूद होगा तो उसका खाली इंपेरिकल फार्मूला ही होगा। तो यहाँ पे देखें C5 ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, पर ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड ज्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है, तो ये नहीं है। C3H6N2O2 ये नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर है। अब इसमें देखें ये सिंप्लीफाई हो सकता है, इसमें देखें ये सिंप्लीफाई हो सकता है, ये भी सिंप्लीफाई हो सकता है, ठीक है। यानी ये जो अंडरलाइन किए हुए हैं कंपाउंड हैं, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला उनके एम्पिरिकल फार्मूला से डिफरेंट है, ठीक है। तो इस वजह से इनका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला से डिफरेंट है। तो हमें क्या बताना है कि सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला जो इसके पास, सो दिस इज द बी ऑप्शन। ये वो सेट ऑफ कंपाउंड है जो सिर्फ और सिर्फ अपने एम्पिरिकल फार्मूला से पहचाने जाएंगे। 106 पे आते हैं। 106 क्या है कि 4 moles of sulfur dioxide are oxidized to H3। how many moles of ये required, कितने ऑक्सीजन के। इक्वेशन बनाएंगे आप, तो ये इक्वेशन होती है कुछ इस तरह से 2:2 और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है V2O2O5 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो है कुछ प्रेशर चाहिए होता है, ठीक है। तो आपको मिलता है क्या? 2SO3, ठीक है। अब देखिए कि 2 dm क्यूब के लिए या 2 cm क्यूब के लिए या 2 लीटर्स के लिए ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना चाहिए? 1 dm क्यूब। हमें कितने के लिए चाहिए? 4 मोल्स के। तो 2 dm क्यूब रिक्वायर 1 dm क्यूब, तो 4 dm क्यूब रिक्वायर 2 dm क्यूब। आंसर क्या होगा? 2 मोल कर लें। अगर मोल की बात है तो 2 मोल्स रिक्वायर 1 मोल, इन 4 मोल विल रिक्वायर 2 मोल, ठीक है। सिंपल सी बात है। पप्पाड़ा इसको भी हटाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है अभी 107 एंड 108। तो भाई 107 और 108 के लिए आते हैं। 107 क्वेश्चन में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड क्वांटिटी। के इनमें से कौन सी क्वांटिटी फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, ठीक है। एवोगाड्रोस नंबर हमेशा फिक्स होता है भाई, 6.02 इंटू 10 टू पावर 23, ये तो फिक्स होता है, ये वेरिएबल नहीं होता, ठीक है। उसके बाद मोलर वॉल्यूम ये भी फिक्स होता है 22.4, ठीक है। मोलर मास, हाँ ये वेरिएबल होता है, ऑल आर फिक्स नहीं, ठीक है। मोलर मास कैसे? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम, अगर ऑक्सीजन है तो 32 ग्राम, अगर नाइट्रोजन है तो 28 ग्राम। तो मोलर मास क्या करता है? वेरी करता है, वो सेम नहीं होता, मोलर मास सेम नहीं होता। चलें 108 पे आते हैं। विच कॉन्सेप्ट इज यूज्ड टू कन्वर्ट फ्रैक्शनल मोलर वॉल्यूम इनटू होल नंबर। अब देखिए ये है गैल-यूजेक्स लॉ। कैसे? गैल-यूजेक्स लॉ कहता है कि आप
इसको एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं, ठीक है। व्हाट आर दोज के भाई 1 मोल रिक्वायर 3 मोल, या आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 मोल यानी 22.4 डीएमक्यू, रिक्वायर 3 मोल यानी 67.2। 67.2 कहाँ से आया कि तीन मोल है, तो तीन को आप 3 को आप 22.4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके 1 मोल की जगह पे आप गैलिलियोस लॉ में 1 डीएम क्यूब रिक्वायर 3 डीएम क्यूब, यानी इसको आप फ्रैक्शनल नंबर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही सिंपल सा फंडा है, कोई इसमें लॉजिक नहीं है। इसको भी हम हटाते हैं और 109 और 10 की तरफ आते हैं। तो 109 को देखें जरा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगेन इन टाइप के क्वेश्चन के लिए सिर्फ आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किया करें कि पार्टिकल्स जो हैं कितने होंगे किसके पास, n इंटू Na। तो ये तो फिक्स है, तो ये वेरिएबल है मोल्स, तो जिसके मोल्स कम होंगे उसके पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके कम है भाई, 22 गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना 44 कार्बन डाइऑक्साइड का, तो 0.5 Na। अच्छा 22.4 इंटू 10 टू पावर 3, अब पहले तो 10 टू पावर 3 का मतलब है कि 3 प्लेसेस इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 22,400 मिलीलीटर। ये बराबर होता है किसके, 1 मोल के। हमें बताना क्या है कि किसके पास कम है, इसके पास 0.5 मोल, इसके पास 1 मोल। 11.2 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 11.2 इक्वल्स टू व्हाट 0.5, क्योंकि 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है 22.4, उसको आधा करें तो आधे मोल का, इसके पास आधा मोल है। 0.1 मोल, अब खुद मोल दिया हुआ है, तो 0.1 मोल में पार्टिकल्स कितने होंगे, 0.1 इज इक्वल टू व्हाट 10 टू पावर -1, तो पार्टिकल्स कितने होंगे 6.02 इंटू 10 टू पावर 23, तो ये कितने हो जाएंगे 6.02 इंटू 10 टू पावर -1 इधर कर दें तो ये क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो इसके पास सबसे कम मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। नीचे है चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट को ढूंढें। 1 मोल मीन 6.02 पार्टिकल्स, ये तो सही है, यानी हमें गलत ढूंढना है, तो हमारा आंसर नहीं है। मोल इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, बिल्कुल सही है, पर हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या, मोलर मास इज मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ये भी बिल्कुल सही है, हमें तो गलत बताना है, तो ये भी गलत है हमारे हिसाब से। मोलर मास इज मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल के मास को नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के मास को हम मोलर मास कहते हैं। तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 110 और 111 पे। 110 हो गया, तो 111 और 110। है कि 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स, भाई 18 ग्राम ऑफ वाटर, पहले देखें कि वाटर इसका 1 मोल, उसमें 18 ग्राम, उसके 18 ग्राम में क्या है 2 मोल हाइड्रोजन एटम या 2 Na हाइड्रोजन एटम, और इसमें 1 Na जो है 1 मोल किसके हैं, ऑक्सीजन एटम्स के। मैच करें स्टेटमेंट को, 2 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, यस। 2 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, नहीं, 1 ग्राम एटम है। 3 ग्राम हाइड्रोजन, नहीं नहीं नहीं, ए आंसर होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन कि 1 मोल 18 ग्राम वाटर में क्या होगा, 2 मोल हाइड्रोजन एटम होंगे। Which of the following gases contain same number of molecules as in 16 grams of oxygen, कि भाई किसमें इतने मॉलिक्यूल्स हैं जितने 16 ग्राम ऑक्सीजन में। भाई पहले ये तो बताएं कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने हैं, उसके बाद देखेंगे ना दूसरे। तो भाई ऑक्सीजन का गिवन मास 16, मोलर मास कितना 32, तो ऑक्सीजन के पास 0.5 मोल्स हैं, तो जिसके पास भी 0.5 मोल्स होंगे उसके मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बराबर होंगे भैया। तो 48 अपॉन 28 इट इज नॉट इक्वल टू 0.5, ये हमारा आंसर नहीं है। 32 गिवन मास, सल्फर डाइऑक्साइड का मास जो है 64, इट इज इक्वल टू 0.5, ये आंसर सही है। 16 ग्राम ऑफ ओजोन, 16 डिवाइडेड बाय 48, ये तो 1/3 होगा, यानी इट इज नॉट इक्वल टू 0.5। उसके बाद ये भी गलत है, तो 16 ग्राम ऑफ SO2, 16 ग्राम ऑफ SO2, 64 इसका मास है,
तो ये 1/4 यानी ये होगा 0.25, तो ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, जिसके पास हाफ मोल हो। और हाफ मोल किसके पास है? हाफ मोल आपका इसके पास है। चलें इसका स्क्रीनशॉट लें, मिटाते हैं। तो हम बढ़ते हैं 113 और 14 पर, 113 एंड 14 पर। 113 में देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑल जीरोस आर सिग्निफिकेंट। कौन सा नंबर है जिसमें सारे जीरो सिग्निफिकेंट है? अब ये तो आप खुद ही कर सकते हैं। देखिए इसमें लीडिंग जीरोस हैं ये वाले। जब भी जीरो किसी पहले नॉन जीरो से पहले आएगा, इसमें सारे जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, हाँ इसमें जरूर है। ये जीरो जो है ट्रेलिंग है, डेसिमल के बाद हैं, ये काउंट होंगे। ये नॉन जीरो और ये जीरो दो सिग्निफिकेंट के दरमियान है, बीच में, तो ये भी होगा। तो हमारा आंसर होगा डी। नीचे कि 2 स्टूडेंट्स एक्स एंड वाई रिपोर्टेड द मास ऑफ सबस्टेंस 7.0 एंड 7.00 ग्राम। ये दो स्टूडेंट है एक्स और वाई, एक ने मास रिपोर्ट किया 7.0 ग्राम एक्स ने, ठीक है, दूसरे ने रिपोर्ट किया 7.00 ग्राम वाई। अब देखें एक सिंपल सी बात, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स। जिस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट ज्यादा होंगे उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। तो भैया इसकी जो मेजरमेंट है इसमें 2 सिग्निफिकेंट हैं, इसकी मेजरमेंट में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है, तो ये मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट है। ऑप्शन पे आते हैं, बोथ आर इक्वली एक्यूरेट, नहीं। एक्स इज मोर एक्यूरेट, नहीं। वाई इज मोर एक्यूरेट, सही। खतरास पढ़ते आगे 115 पे आते हैं, 115 एंड 16। 115 ये है कि इन द एक्सप्रेशन a पावर x इज इक्वल टू y। तो क्या चीज है? देखिए y है, कोई भी नंबर है, v है 1000 y। अब इसकी अगर हमें y की लॉग चाहिए, वी विश टू फाइंड लॉग ऑफ y, तो हम क्या करेंगे? इस नंबर को साइंटिफिक नंबर में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर 3। अब एक्सपोनेंट को हम क्या कहते हैं? लॉग कहते हैं। तो ये x है, इसको क्या कहते हैं? लॉग कहते हैं। तो x आपका पावर है, y आपका हो गया 1000, a आपका हो गया 10 बेस्ड, x आपका हो गया पावर, और पावर को हम क्या कहते हैं? लॉग। x इज कॉल्ड लॉग, x इज कॉल्ड लॉग ऑफ y की लॉग है 2 बेस a। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116 कि 7.5 ग्राम्स ऑक्यूपाई 5.6 लीटर एट एसटीपी, द गैस इज। अच्छा पहले देखें कि भाई 5.6 लीटर जो है उसका मास जो है वो 7.5 ग्राम है, तो इसको डबल करें तो 11.2 यानी हाफ मोल का मास हो गया, तो ये हो जाएगा 15 ग्राम। इसको और डबल करें तो ये आ जाएगा मोलर वॉल्यूम, 1 मोल का वॉल्यूम, और मास कितना हो जाएगा इसका? 30 ग्राम हो जाएगा। जिसका मास 30 ग्राम है वही आंसर है, तो एच द राइट आंसर, क्योंकि 14 नाइट्रोजन का 16 ऑक्सीजन का कुल मिला के कितना हो गया? 30 ग्राम सॉरी, तो ये राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे 117 पर, 117 and 18 on our screen. The characteristic number is 4. Mantissa is minus 0.3. What is the correct log? देखिए मेंटिसा ऑलवेज पॉजिटिव होती है, यहाँ पे माइनस में दी हुई है, यानी गिवन डेटा जो है वो इनकरेक्ट है। अगर ये माइनस होता और मेंटिसा जो है 0.3 प्लस होती तो आपकी लागत हम होती -3.7। अगर ये +4 होता और मेंटिसा करेक्टली 0.3 होती तो आपकी लागत हम होती 4.3। ठीक है, तो क्योंकि मेंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं होती तो हमारी डेटा गलत है। चलें भाई, द वेपर डेंसिटी ऑफ ओजोन, ओजोन का फार्मूला O3, ओजोन का मास 48। व्हाट इज वेपर डेंसिटी? वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? 24। क्लियर? 119 and 120 at our board, on our board. क्या चीज है भैया? A mole of any substance related to number of particles, बिल्कुल सही, क्योंकि एक मोल में 6.02 into 10 to power 23 पार्टिकल्स रहते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैसेस, वी नो दैट
किसी भी गैस के 1 मोल में 22.4 dm³ वॉल्यूम रहता है। मास ऑफ सब्सटेंस हम मोलर मास कहते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दीज सारे सही हैं। 120 द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजरमेंट 161, 0.166 एंड 0.0166। देखिए ये लीडिंग जीरो है तो 1 2 3, ये लीडिंग जीरो है तो 1 2 3 1 2 3, सारों में 3 सिग्निफिकेंट्स हैं। ईच मेजरमेंट हैज 3 सिग्निफिकेंट, ईच मेजरमेंट हैज 3 सिग्निफिकेंट। क्लियर? बढ़ते हैं आगे 121 की तरफ। 121 एंड 122 on our screen. मास ऑफ 0.1 मोल ऑफ मीथेन इज, के मीथेन के 0.1 मोल का मास क्या होगा? क्या होगा भैया, क्या होगा? देखते हैं। 1 मोल किसका? मीथेन का। मास कितना? 16 ग्राम। डेसिमल कहां पे है? ओ यहां पे है। डेसिमल कहां पे है? ओ यहां पे है। अब डेसिमल को, आपके पास मोल कितने हैं? 0.1, तो आप डेसिमल को इधर लेके जा रहे हैं, यानी आप करें 0.1 मोल। हमने क्या किया कि यहां से डेसिमल को हटा के इधर लाए तो 0.1 मोल किया, ठीक है। तो अब यहां पे क्या करेंगे? डेसिमल को एक प्लस इधर लाएं, 1.6 ग्राम। इतना सा काम था। 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स एज मेनी एटम्स एज देयर आर इन। पहले तो भाई 80 ग्राम ऑक्सीजन में देखें तो ऑक्सीजन एटम्स का फार्मूला क्या होगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू Na। 1 मोल ऑक्सीजन में 2 एटम्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई कितने ग्राम है? 80। मोलर मास कितना? 32 इंटू Na, इंटू लिखेंगे 2, तो 2 का टेबल इस पे 16 टाइम और 16 का टेबल 80 पे 5 टाइम, तो आंसर जो है वो 5 Na आना चाहिए। जिसका आंसर 5 Na होगा वही सही होगा, ठीक है। तो देखें किसका है। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितने मॉलिक्यूल होंगे भाई? हाफ Na होंगे, क्योंकि 2 ग्राम हाइड्रोजन 1 मोल के बराबर होता है तो 1 ग्राम में हाफ मोल होंगे। 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, चलिए भाई 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में क्या होगा? 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में क्या होगा कि 5 गिवन मास डिवाइडेड बाय 2 मोलर मास इसका इंटू Na, और इंटू क्या होगा? 2, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है तो भाई 2 2 को खा गया 5 Na। यही हमारा आंसर है, बाकी को करते ही नहीं, ठीक है। यही हमारा आंसर है, 5 Na आएगा आंसर, ठीक है। क्लास क्लियर? इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लें तो बढ़ते हैं 123 की तरफ। 123 एंड 124। ये है भैया 123 और 124। 123 क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। किसके पास ऑक्सीजन एटम सबसे ज्यादा है? फार्मूला वही है, ऑक्सीजन एटम्स किसके बराबर होंगे? इक्वल्स टू मास गिवन मोलर मास इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी। ये मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी क्या है, ठीक है। तो अगर वैल्यू पुट करते हैं, पहले में अगर वैल्यू पुट करते हैं तो 1/1 गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना है? 16 इंटू Na इंटू क्या करेंगे? 1, तो 1 इंटू 1 1, तो 1/16, तो इसका आंसर आया 1/16। दूसरे को देखते हैं, 1 ग्राम गिवन है, मोलर मास कितना? 32 इंटू Na, एटम्स कितने हैं? 2, तो 2 का टेबल 32 पे 16, 1/16, इसका भी 1/16 आया। इसको देखें जरा, 1 ग्राम मिला हुआ है। O3 का मॉलिक्यूलर मास कितना? 48, 316 द 48। अच्छा, इनटू क्या? Na इनटू ऑक्सीजन एटम 1 मोल में 3, तो 3 का टेबल इस पे 16, तो सबके आंसर क्या है? 1/16। ऑल ऑफ दीज, सारों के पास एक जितने मोल्स होंगे, सारों के पास एक जितने मोल्स होंगे, ठीक है। 124 पे आए कि द मास ऑफ ऑक्सीजन गैस विच ऑक्यूपाइज 5.6 लीटर्स एट STP। पहले ये देखें कि भाई कितना मास है ऑक्सीजन एटम का जिसका इतना वॉल्यूम होगा। तो भाई हमें पता है कि 22.4 लीटर्स का मास, लीटर्स इसके ऑफ ऑक्सीजन के वेस, कितना वेट है इसका? 32 ग्राम, ठीक है। तो 11.2 का कितना होगा? इसको आधा करें भाई, 16 ग्राम होगा। तो भाई भैया 5.6 का कितना होगा? 8 ग्राम।
अब हमने ढूंढना ये कि इनमें 8 ग्राम किसका मास है भाई, हाफ ऑफ द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16, इसको हाफ करें तो ये 8 ग्राम ही चाहिए था हमें, ये राइट आंसर है। ठीक है, दूसरों को भी देखते हैं। द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ये तो 16 है, नहीं होगा। 1/4 ऑफ द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, 1/4 अगर करेंगे तो इसका मास क्या 16 है, एटॉमिक मास 1/4 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4। हमें क्या चाहिए 8 चाहिए, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा ए होगा। आंसर क्या होगा ए होगा। चलो इसको भी करते हैं खलास और हम आते हैं आगे 125 एंड 126 पर। 125 लंबा सा क्वेश्चन, गौर से देखें जरा। इफ द ट्रू वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंट इज 6.23, द रिजल्ट्स रिपोर्टेड बाय द स्टूडेंट्स एक्स वाई जेड आर, एक्स जो है 6.1 एंड 6.28 है, वाई का जो है 6.20 6.02 और जेड का जो है ये 6.22 और ये। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट? एक्स इज प्रिसाइज। अब देखिए प्रिसिजन ये होता है कि हमारी जो डिफरेंट मेजरमेंट्स हैं वो आपस में कितना क्लोज हैं, तो इनकी क्लोजनेस कुछ खास अच्छी नहीं है, तो इट्स नॉट प्रिसाइज, ये प्रिसाइज तो नहीं है। ठीक है, अच्छा तो यानी ये प्रिसाइज नहीं है, तो इसको गलत करते हैं। बोथ एक्स एंड वाई आर प्रिसाइज। अब ये देखें ये भी 6.20 6.02, ठीक है। अब बोथ की बात कराए, ये थोड़ा चले मान लें कि क्लोज है, पर एक्स तो बिल्कुल नहीं है, तो इसको भी हटा दें। एक्स इज प्रिसाइज, y is accurate, y is not precise। अच्छा x is precise, x तो बिल्कुल precise नहीं है, बिल्कुल ज्यादा है, तो इसको भी भैया हटा लें। both x and y are neither precise nor accurate, भाई precise भी नहीं है, accurate भी नहीं है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा दूर है, तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। और z is both precise and accurate, देखिए z में देखें कि ये आपस में है भी क्लोज, और इसकी जो एवरेज आएगी वो 6.23 विच इज वेरी क्लोज क्या बल्कि सेम एज व्हाट ओरिजिनल वैल्यू है, तो ये आपका आंसर जो करेक्ट होगा वो डी होगा, लास्ट वाला ऑप्शन। स्क्रीनशॉट लें और बढ़े आगे। तो हमारे पास है 126 एंड 127, 126 एंड 127। द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट डिपेंड्स अपॉन किस पे? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस। यस, जिस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंस ज्यादा होंगे वो ज्यादा सही होगी, ठीक है। और द क्लोजनेस बिटवीन, ये तो एक्यूरेसी की डेफिनेशन है। हेल्थ ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अगर इंस्ट्रूमेंट सही होगा तो मेजरमेंट सही होगी, तो हमारा जो आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस। 1 to 7 पे आए। द करेक्टली रिपोर्टेड आंसर ऑफ दिस 3.2 एंड 2.25। अब देखिए इसको अगर देखते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं, तो एकदम आपके मन में एक चीज आएगी, वो ये आएगी कि भाई डेसिमल के बाद एक डिजिट होना चाहिए, तो टोटल 2 सिग्निफिकेंट होंगे। तो बहुत से ज्यादा स्टूडेंट ने जब ये टेस्ट अटेम्प्ट किया था तो उनका आंसर क्या था 2 था। भाई आप ऐड तो करके देखें, उसके बाद रूल अप्लाई करें ना। तो जब हम इसको ऐड करेंगे क्या होगा 29.44, 2 डिजिट लिखता हूं बस, 3.2, उसके बाद 2.25। अब इनको आप ऐड करें भाई, इसको 0 कर दें, 4 and 5 9, 4 into 6 6 into 8, 9 and 3 12, 12 and 2 14, 34। ठीक है, अब क्वेश्चन को भी जरा देख लें। क्वेश्चन क्या कहता है? द करेक्टली रिपोर्टेड आंसर ऑफ एडिशन ऑफ विल हैव सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब पहले तो आप एडिशन के रूल पे जाए। एडिशन का रूल कहता है कि आपने आंसर रिपोर्टेड में उतने डेसिमल प्लेसेस छोड़ने हैं जितने किसके पास कम से कम हो। एक तो डेसिमल के बाद आपने एक डिजिट छोड़ना है, तो 9 को आप राउंड अप कर दें, तो 9 को राउंड अप करने के बाद क्या रह जाएगा 34.9। क्वेश्चन ये है कि ये तो आपका हो गया आंसर। अब इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं? 3 है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 3 होगा। ये भैया बहुत से स्टूडेंट ने गलती की थी, होपफुली आपको अपनी गलती रियलाइज हो गई होगी। मिटाता हूं मैं इसको। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 8 पे। 1 to 8 एंड 1 to 9। 1 to 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ कंपाउंड इज इनकरेक्ट। कंपाउंड के बारे में, अ कंपाउंड रिटेन्स इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। बिल्कुल नहीं। जब भी कोई कंपाउंड बनता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लें कि हमने कार्बन को जलाया ऑक्सीजन गैस के साथ, हमें मिली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है इनसे बिल्कुल डिफरेंट होगी, यानी ये ऑप्शन गलत है। अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड
हैज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ डिफरेंट एटम्स, बिल्कुल सही है। बताना क्या है, स्टेटमेंट अबाउट कंपाउंड इनकरेक्ट, तो ये इनकरेक्ट थी एक, तो ये सही है, तो हमें इनकरेक्ट बतानी है, तो ये आंसर सही है, गलत होगा ये सही, पर हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गलत है। कंपाउंड कैन नॉट सेपरेटेड इनटू फिजिकल मेथड, बिल्कुल सही है, पर हमारे पास गलत है। बिल्कुल सही है पर हमारे पास गलत, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, करेक्ट नहीं। 1 to 9 अकॉर्डिंग टू मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप यूजिंग एवोगैड्रोस लॉ हम क्या कर सकते हैं। देखिए एवोगैड्रोस लॉ सिंपल बात करता है कि एक मोल गैस का उठा लें एसटीपी पे, उसका वॉल्यूम जो है, उसका जो मास है उसको आप मोल में कन्वर्ट करें, मोल्स को आप वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर गैस होनी चाहिए, ठीक है। तो मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस नहीं, गैस होनी चाहिए। मॉलिक्यूल्स इनटू वॉल्यूम सही है भाई, हो सकता है, ठीक है। मासेस इनटू मोल्स बिल्कुल, मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड नहीं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी एम्बिग्यूटी है, मॉलिक्यूल्स तो किसके भी हो सकते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स तो किसके भी हो सकते हैं, पर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस अगर मैं इधर प्रॉपरली लिख लूं तो ये स्टेटमेंट थोड़ा करेक्टली क्वालिफाई करता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपके लिक्विड के भी हो सकते हैं, गैसेस के भी, तो इसमें थोड़ा मेरी मिस्टेक है, मान ली मैं। तो 130 क्वेश्चन पे आते हैं। 130 क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर। क्वेश्चन क्या है कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला एंड मोलर मास इज मास ऑफ अ सब्सटेंस इज आइडेंटिकल व्हेन, मान लें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या है, वो है 44 AMU, ठीक है। पर इसका जो मोलर मास है, 1 मोल का मास है, मोलर मास है वो कितना है, 44 ग्राम। अब देखिए दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, सेम है, यानी इनका नंबरों का वैल्यू क्या है, 44 है, कब सेम है, जब ये एमयू में, जब ये क्या है ग्राम में, तो यही आंसर है हमारा डी। मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट, एमयू में हमने किया, और मोलर मास इन ग्राम, मोलर मास को आप ग्राम में यूज करेंगे, बाकी कोई सही नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर था। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, इसका स्क्रीनशॉट लें, होपफुली इट विल गाइड यू इन द फ्यूचर। तो 131 पे आते हैं। वन 131 क्या है कि विच जीरोज आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, कौन से जीरोज हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे, ऑल जीरोज बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो, बिल्कुल नहीं, इनको हम कहते हैं लीडिंग जीरोज, या इनको स्पेस होल्डिंग जीरो भी कहते हैं। ये सिर्फ डेसिमल लगाने के काम आते हैं, इनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, ये बस डेसिमल की प्लेस को जो है क्या करते हैं, लोकेट करते हैं। तो स्पेस होल्डिंग जीरोज या लीडिंग जीरोज या ऐसा कोई भी जीरो पहले किसी भी नॉन जीरो से आएगा, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 0.05, तो ये जो दोनों जीरो हैं ये सिर्फ डेसिमल को स्पेसिफाई करें, इनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं, इस वजह से इनको हम सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते। ऑल जीरोज बिटवीन नॉन जीरो, ये कैपिटल जीरोज हैं, ये हमेशा होते हैं। ऑल जीरोज बिटवीन टू सिग्निफिकेंट, इनको भी कैपिटल कंसीडर किया जाता है। मान लें ये है आपके पास 50.00, तो ये ट्रेलिंग जीरोज हैं, डेसिमल के बाद ये होंगे, ये नॉन जीरो ये भी होगा, फिर ये जीरो जो है क्योंकि दो सिग्निफिकेंट के दरमियान आ गया, बीच में आ गया, इसको भी काउंट करो। ऑल जीरोज ऑफ कोएफिशिएंट इन स्टैंडर्ड मेथड, बिल्कुल सही है। ऑल जीरोज ऑफ डेसिमल ट्रेलिंग जीरोज, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो एक ही गलत थी, 1 ओनली। तो आपके पास कोई भी साइंटिफिक नंबर है, मान लें हमने इस तरह से लिखा 23, तो देखिए स्टैंडर्ड मेथड ये होता है कि आपने डेसिमल के पीछे एक नॉन जीरो डिजिट छोड़ना है, एक नॉन जीरो डिजिट, तो डेसिमल इधर आएगा, तो फिर पीछे आप जितने भी जीरो लगाएंगे तो डेसिमल के बाद वाले जीरो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो जितने जीरो दिखाई दें वो सारे, जितने नंबर कोएफिशिएंट में दिखाई दें वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे, समझ गए। 132 एंड 133, चलें भाई 132। All are possible reasons for the statement that actual yield is always less than theoretical yield except, ये सारी बातें सही हैं, सारी बातें सही हैं, एक बात के सिवाय कि एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल से कम क्यों होती है। देख लें जरा, एडिसिव फोर्स तो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, फिल्ट्रेशन, रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, साइड रिएक्शन और द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। देखिए ये सारे रीजंस होते हैं, कैसे होते हैं, मान लें कि रिएक्टेंट के आपने 50 ग्राम लिए, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि 50 ग्राम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के फॉर एग्जांपल अगर 100 ग्राम बन रहे थे तो 100 ही बने,
पर इसमें अगर 3 ग्राम इम्प्योरिटी थी, 3 ग्राम क्या थी, इम्प्योरिटी थी, तो रिएक्टेंट कितना था, 47 ग्राम, तो आपको प्रोडक्ट 100 ग्राम नहीं 100 से कम मिलेगी। तो इम्प्योरिटी आपकी एक्चुअल यील्ड को कम करती है। साइड रिएक्शन, मान लें कि मेन प्रोडक्ट के साथ कोई साइड प्रोडक्ट बन रही है, तो आपकी मेन प्रोडक्ट उतनी नहीं बनेगी, तो साइड रिएक्शन। रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आप फॉरवर्ड पे कैलकुलेशन कर रहे हो, रिएक्शन बैकवर्ड हो गया, तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कम हो जाएगी, तो एक्चुअल यील्ड कम हो जाएगी। फिल्ट्रेशन क्रिस्टलाइजेशन, आपने जो आपके पास जो प्रोडक्ट मिली है जिस उसमें प्रिसिपिटेट हो, आपने उनको फिल्टर किया, तो कुछ भाई एडिसिव फोर्स के थ्रू कंटेनर को चिपक गए, कुछ फिल्टर पेपर को चिपक गए, तो अमाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये पॉसिबल सारे रीजंस हैं, तो इनमें कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जो कि इसको इग्नोर करता हो। तो नन ऑफ दिस, ये सारी स्टेटमेंट सही है, कोई भी गलत नहीं है, सारी सही है। स्क्रीन ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, 133। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द फार्मूला, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या शो करता है, विच शोज रिलेटिव नंबर ऑफ कंबाइंड एटम्स, बिल्कुल सही है। अब देखिए दो चीजें, whose mass is always called फार्मूला मास, बिल्कुल नहीं, कभी होता है कभी नहीं। विच डिटरमाइन डायरेक्टली फ्रॉम, नहीं, हम एम्पिरिकल फार्मूला से मालूम करते हैं। इस रेशियो नहीं होता, ये प्रोडक्ट होती है। अब ये कैसे चीज सही है, देखिए मान लें बेंजीन का फार्मूला है C6H6, इसका जो रिलेटिव रेशियो है वो 6:6 है, रिलेटिव रेशियो या एक्चुअल रेशियो कह लें, ठीक है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कह लें, तो रिलेटिव रेशियो जो है 6 है, और सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, 1:1। तो अगर हम CH लिखेंगे तो ये होगा एम्पिरिकल फार्मूला। अगर हम एक्चुअल रेशियो शो करेंगे, रिलेटिव रेशियो क्या है भाई, 6 कार्बन के साथ 6 एटम्स हाइड्रोजन के, तो ये रिलेटिव रेशियो है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बताते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टेस्ट। होपफुली 2 हफ्तों के बाद मैं टेस्ट नंबर 2 के साथ आऊँगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको कुछ समझ आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं, कुछ ट्रिक्स आपको पल्ले पड़ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।